नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा डैमेज कंट्रोल की कवायद पर। छत्तीसगढ़ बीजेपी में इन दिनों रोज नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 15 सालों के बाद सूबे में सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में हो रहे ये बदलाव कितने असरदार होते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2023 में जुटी भारतीय जनता पार्टी सप्ताह भर रायपुर से बस्तर तक चुनावी तैयारियों की जानकारी लेगी। इस दौरान खासकर पिछले चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करेगी ताकि आगामी चुनाव में डैमेज कंट्रोल किया जा सके। भाजपा जहां पिछली गलतियों में सुधार कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भूपेश सरकार के 5 साल के कार्य और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आक्रामक रणनीति तैयार की। सभी 90 विधानसभाओं के लिए विस्तारक और सह विस्तारक तय किए। पार्टी इन विस्तारकों को ट्रेनिंग देकर सभी विधानसभाओं में भेजेगी। 6 दिनों तक भाजपा प्रदेश संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी रायपुर से बस्तर तक के दौरे पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद की कमान संभाल रहे हैं। विस्तारकों के प्रशिक्षण से लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति और जिले और संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 6 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। रायपुर ग्रामीण और जिले के पदाधिकारियों की बैठकें। ओम माथुर के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो 25 अप्रैल को दुर्ग में शहर विधानसभा की बैठक और संभागीय बैठक, 26 अप्रैल को कांकेर से जगदलपुर प्रवास और जगदलपुर से संभागीय बैठक लेंगे। 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले की संगठन की बैठक, 28 अप्रैल को कोंडा गांव में जिला कोर कमेटी की बैठक और यहां से कांकेर प्रवास। फिर 28 अप्रैल को ही कांकेर में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 29 अप्रैल को रायपुर में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक होगी। इस तरह से रायपुर के साथ ही दुर्ग और बस्तर संभाग पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा, 6 दिन के दौरे पर आया हूं, संभाग के प्रमुखों से बात करूंगा और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हर राजनीतिक दल अपने कार्य योजना बना रहे हैं। हम लोग 5 साल के कार्य और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिला हो, सबको लेकर जो काम किया है उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हर राजनीतिक दल कार्य योजना बना रही है और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल के जो कार्य हैं, उसकी जो उपलब्धि है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। भाजपा के नेता खुद मान रहे हैं, पिछली बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से उनकी सरकार गई है, वहीं इस बार वे अपनी गलतियां दोहराने वाले नहीं हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा आगामी चुनाव तक बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा राजीव जी से। राजीव जी, आपके संगठन की बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम कवायदें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, 75 सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए,
सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है जी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखने से कौन रोक सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से 84 में भी कहती थी, हम दो हमारे दो और कोई नहीं टक्कर में। तो ये देखिए, ये जो जुमला है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उल्टा पड़ेगा। हम कहते हैं कि कोई नहीं टक्कर में, क्योंकि विजेंद्र जी जिस प्रकार से ये पिछले 4 वर्ष 2 महीने 28 दिन में जो हालात है छत्तीसगढ़ के, जो इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे, वादा खिलाफी किए, झूठे वादे किए और जिस प्रकार से जनता का शोषण किया इन्होंने, इनके 36 बुलेट पॉइंट की हवा निकल गई। तो और जो 15 साल का हमारा सुशासन था शानदार, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ को गढ़ा बनाया, रचा बसाया, तो उसके सामने जब जनता देखती है तो जनता को भी लगता है कि नहीं, चलो 3 बार इनको मौका दिया, 1 बार कांग्रेस को मौका दिया, अब की बार हम अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं और वापस भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को वापस लाते हैं। तो हम जहां जहां जा रहे हैं, अभी बूथ स्तर की जिस प्रकार से ओम माथुर जी आया, आपने दिखाया अपने पैकेज में, तो जो हमारी अनुषंगिक संगठन है उनकी बैठक हो रही है, हमारी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हो रही है, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और जो जनता से फीडबैक मिल रहा है बहुत शानदार है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और रविंद्र चौबे जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो इसी प्रकार सपने देखते रहे। ठीक है भंसाली जी, पिछली बार अमित शाह जी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 65 पार, बीजेपी नहीं वो तो कांग्रेस के फेवर में गया। आपको क्या लगता है कि 2023 में जनता आपको क्यों वोट करेगी? 65 पार हम हुए। अब हमारे जन लोक कल्याणकारी कामों को लेकर इन 4.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी काम किए उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जन आशीर्वाद मांगेंगे। इस प्रकार 2018 के बाद लगातार जनता ने हर चुनावों में हमें जन आशीर्वाद दिया, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो। हम 68 थे। भंसाली जी, लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, हम जीत गए और इनको आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को नहीं दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, पर लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा था निश्चित तौर पर। और आप बिल्कुल देखिएगा इस बार का सिनेरियो बिल्कुल ही अलग होगा जी। आप जैसा सोच रहे हैं कि जिस प्रकार देश में महंगाई, बेरोजगारी महामारी मची हुई है, देश में हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। अब ये क्या क्या वो शायरियां सुना रहे थे कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने और ये सब, तो मोदी जी ने सारी चीजों पे टैक्स लगा दिया है, हर चीज पे टैक्स लग गया। जीएसटी खाने पे, पीने पे, बच्चा पैदा हो तब से जीएसटी के दायरे में पैदा होता है, पर सपना देखने में कहीं कोई टैक्स नहीं लगा है। तो ये सपना देखे पर हम तो 71+ से काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं है टक्कर में और चोट पड़े हो चक्कर में। ये नारा हम लोग NSUI और यूथ कांग्रेस के समय लगाया करते थे, वो बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठता है और निश्चित तौर पर जनता फिर जन आशीर्वाद देगी और हम जो है 71+ ही होंगे विधानसभा में, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। ठीक है दुबे साहब, कई सारे मुद्दे हैं जो बीते 4.5 साल में रहे। बीजेपी ने लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया, अभी बीरनपुर की घटना सामने आई है, आदिवासी आरक्षण का मसला है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा? कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा सबसे बड़ा जिससे चुनाव लड़ा जाएगा। ये क्या है कि देखिए, एक मुद्दा जो है अब आदिवासी आरक्षण की आपने बात की है जी, ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में लागू हो सकता है, बाकी जगह उतना असरकारक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इस मुद्दे पे भी इनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा असरकारी हो सकता है बजाय इसके शहर के। तो एक मुद्दा कहीं फीट बैठ रहा है, दूसरा कहीं फीट बैठ रहा है। अभी धर्मांतरण वाले को मुद्दे को भी लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, वो कहीं और फीट बैठ रहा है। तो क्या है कि समग्र चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि शुरू में लगता था, शुरू में चीजें थी कि मतलब है कि कौन से इनके मुद्दे होंगे, हमारे मन में भी सवाल उठते थे। तो सबसे पहले जब बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जब इन्होंने आंदोलन किया तो हमें भी लगा कि ये इतना बड़ा कैसा क्या मुद्दा है कि जिससे इतना जो है ये आंदोलन पे उतरे हो, क्या इतना असर कर पाएगा। बाद में फिर एक चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहे और महिलाओं का एक आंदोलन हुआ, उसमें तो शराब वाला मामला भी था, क्योंकि शराब वाले मामले पर भी बीजेपी लगातार बोलती रही है और आगे भी बोलेगी। तो जो आपका ये सवाल था कि कौन सा एक मुद्दा, तो जहां तक के मैं विजेंद्र जी समझ पा रहा हूँ कि कई सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। और जो एक इसकी जो शुरुआत आज ओम माथुर जी का जो दौरा आज से शुरू हो रहा है, ये अपने आप में जो बड़ा महत्वपूर्ण है
और कांग्रेस भी सतर्क है, सचेत भी है। वो तो मतलब अभी विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जिलों में, विधानसभाओं में, और वो वक्ता अच्छे वक्ताओं की तलाश में है, तो वहां पे भेज रहे हैं। तो उनकी भी अपनी तैयारी जो है सुदृढ़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी अब जो है एक स्वरूप दिखने लग गया है। मतलब एक लड़ाई करने वाली एक पार्टी, मतलब जूझने वाली पार्टी का एक थोड़ा सा जो परिदृश्य अब सामने आने लगा है। ठीक है, मैं रुक करूंगा राजीव जी का। राजीव जी, कई बार जब उपचुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है, 2023 का तमाम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जीत हुई है। क्यों ना माना जाए कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद है? राजीव जी। विजेंद्र जी, उपचुनाव में जो वातावरण रहता है वो सत्ताधारी दल की तरफ रहता है। लोगों को ये लगता है कि ये सत्ता में इनकी पार्टी है, हम इनके साथ तारतम्य बना लें। और दूसरी बात रहती, प्रशासनिक मिशनरी के ऊपर बहुत दबाव रहता है कि हमारा काम करो, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के रहो। तो इस कारण से इन्होंने थोड़ा सा चुनाव ये जीत गए, लेकिन बड़े मुगालते में है। उन्होंने भयादोहन करके अधिकारियों का अपना उपचुनाव जीता। नगरीय निकाय चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किए डर के मारे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। राजीव जी, कई बार नतीजे भी आते हैं। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने, उसके बाद लोकसभा की सीट बीजेपी हार गई गोरखपुर में। लेकिन उपचुनाव से आप इसकी राजीव जी, गोरखपुर की सीट बीजेपी हार गई थी योगी जी जब सीएम बने उसके बाद। राजीव जी, नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कहता हूँ उपचुनाव, देखिए उपचुनाव एक प्रतीक होता है, नहीं उपचुनाव एक प्रतीक रहता है। लेकिन विजेंद्र जी, हम ये जिस प्रकार से हम लोकसभा चुनाव जीते थे, अभी विधानसभा चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन किया 15 साल, उसके नाम पर मोहर लगेगी। और जनता त्रस्त हो चुकी है इन 4.5 साल के वर्षों में, और जनता चाहती है कि वापस विकास का एक्सप्रेस छूटे, वापस विकास की दौर आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का शासन चलाया वो जनता ने देख लिया, और जनता चाहती कि वापस सरकार में आए। और मैंने आपको कहा ना, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि आवास की बात हो, आवास के नाम पर इनके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और सुरक्षा की बात है, इनके विधायक जी कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं है। पुलिस के भ्रष्टाचार पर इनके विधायक बिलासपुर कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। तो ये देखिए, ये जो अनाचार अत्याचार है, इनके विधायक तरफ है, इनके मंत्री तरफ है, इनके मंत्री अग्रवाल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भ्रष्ट महिला IAS कौन है, वो नाम लेते हैं उनका। तो इनका आप जानते हैं कौन है? नाम लो ना, साहू जी का नाम लिया। साहू जी नाम लो, अरे रानू साहू जी नाम तो लो, पूरा नाम लो, अग्रवाल जी का नाम लो। ये कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं? ये कैसे किसी अधिकारी को या नेता को सर्टिफिकेट देने? क्या ये न्यायपालिका से ऊपर हो गए? ये ईडी से ऊपर हो गए? ये न्यायपालिका, ये न्यायाधीश बनकर यहाँ पर कर रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ, दलाली करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। मैं कौन होते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार तरीके की बात करने वाले? कीजिए, इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी अधिकारी पे महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग देख लीजिए। कितने भी सारे शासन करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। तो उसी प्रकार से विजय जी, ओम माथुर जी आए हैं, उनके आने से एक कोच की जो भूमिका होती है, उन्होंने बहुत कोच आए और 2023 में ठीक है राजीव बदल दिए। ठीक है, मैं रुक करूंगा भंसाली जी का। भंसाली जी, आपकी पार्टी के बारे में बीजेपी कह रही है कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। आप मोहन मरकाम को बदलने वाले हैं, PL पुनिया को अब बदला गया, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने आपकी पार्टी में। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है। भंसाली जी, बदला तो अरे लड़ाई भी चल रही है वीरेंद्र जी, भाई साहब बदलेगी राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति पे विश्वास रखते हैं। बदले तो अच्छा, बुरेश्वरी को क्यों हटाया? पूछो ना भाई, विधानसभा अध्यक्ष आप मेरे को पूछ रहे हो,
पुरंदेश्वरी को क्यों हटाया? मालूम है क्या बोला? फूकेगा बीजेपी तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा, खुद बह गई। उसके बाद फिर वो कोई आ रहा है, कोई जामवाल आ रहे हैं। अरे क्यों नहीं आएंगे भाई, हमारी पार्टी है। बस्तर का पर्यटन बहुत अच्छा है, सरगुजा का मैन पार्क बनाओ, बस्तर का हमारी पार्टी की घुमाओ इनको। आपके पार्टी पर्यटन के क्षेत्रों का विकास किया, घूम फिर के आ जाएंगे। अरे 56 लाख सदस्य बनाए थे छत्तीसगढ़ में भाजपा ने, 36 लाख वोट मिले। जितने सदस्य बनाए उतने वोट नहीं मिले, क्या बात करेंगे? इनके कार्यकर्ताओं ने इनको वोट नहीं दिए। चुनाव के समय आते हैं फिर बोलते राम के नाम पर दे दे बाबा, राम के नाम पर दे दे, राम के नाम पर राजनीति करने वाले, राम के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको देश की जनता खाली हाथी दिया। राम मंदिर कैसे बनता? राजीव जी बोलने दीजिए, बंसाली जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, बंसाली जी आऊंगा आपके पास में। नितिन जी कंप्लीट कीजिए। नहीं, भंसाली जी ने बात कह दी ना कि 4 सीएम इन वेटिंग है। ठीक है, मैं रुक करता हूँ दुबे साहब का। दुबे साहब, आपको नहीं लगता है कि पिछली बार कांग्रेस ने एक वादा किया था कि कर्ज माफी का, वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ था, लेकिन इस बार कौन सा वादा है जो कांग्रेस पार्टी करेगी और फिर से सत्ता पर काबिज होगी? दुबे साहब। देखिए क्या है कि दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर था जी। तब कांग्रेस विपक्ष में थी और वहां पे राहुल गांधी रायपुर आए थे विधानसभा चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर भी कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ होगा। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कुछ ही घंटों में भूपेश बघेल जी ने कर्ज माफी कर दी जी। और अब देखिए तब की स्थिति और अभी सरकार है, जो आप बोल रहे हैं ना कि कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा, तो इसमें तो देखिए क्या है, सतत प्रक्रिया है जी। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने कहा था, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दे दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की हड़ताल थी, उस पर अमल हो गया। समर्थन मूल्य जो है उसको इन्होंने बढ़ा दिया, जहां तक 2800 रुपए की बात है, 2800 रुपए पहुंच गया। तो ये चीजें अब सरकार में है तो सरकार को तो काम करना होगा, वो कर रही है। लेकिन क्या है कि एक मुद्दा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है जिसपे वो लगातार बोलती रही है, वहां पे थोड़ी सी जो है ऊहापोह की स्थिति होती है और वो मुद्दा होता है शराब वाला। कारण है कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था शराबबंदी का, मतलब जहाँ पे जो कुछ कानून, पेशा कानून या जो भी आदिवासी कानून है, जो आदिवासियों का क्षेत्र, उसको छोड़ के वो, तो अब उस पर कितना अमल हो पाता है ये देखने की बात है। तो एक ये जो बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है और ये चुनाव तक रहेगा। ठीक है, राजीव जी आपकी पार्टी के बारे में विजेंद्र जी, शराबबंदी इनके मुद्दे में था, इन्होंने शराब का गढ़ बना दिया। 36 मुद्दे शामिल था। ये क्या शराब भी पिला रहे थे? इनके मैनिफेस्टो में तो शराबबंदी रहेगी, इन्होंने शराब का गढ़ बना दिया। हर रोज हर चौराहे पे चाकूबाजी हो रही है। 500 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचा दिया रहेगा चुनाव। जिस प्रकार से लालू यादव ने बिहार को अपराधगढ़ बना दिया था पिछले साल, आज एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना दिया। और उस अपराध के मामले के खिलाफ भी हमारे चुनाव में हम जाएंगे राजीव जी के पास और बताएंगे। राजीव जी, कांग्रेस के नेता सुरक्षित नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है, आपके पास नेता ही नहीं है, सीएम फेस नहीं है। राजीव जी, सीएम फेस क्या है आपके पास? और 2018 में अरे नाचने वाले बहुत है, 2018 में इनके नाचने वाले बहुत है, पर दूल्हा नहीं है। 2018 में आपके पास कौन सा दूल्हा था? भूपेश बघेल भी थे, ताम्रध्वज साहू भी थे और महेंद्र जी भी थे। कोई थे क्या? अरे कोई नहीं था। 2003 में हमारे कौन से थे? 2003 में इनके जोगी जी थे, अकेले दूल्हे, अकेले चले गए बारात में, कोई नहीं आया बाराती। हमारी सरकार बन गई 2003 में, हमारे भी कोई नहीं थे। बढ़िया प्रश्न किया भाई। 2018 कोई नहीं था। ये चुनाव में दूल्हा दुल्हन का खेल नहीं चलता, आप लोग और वो मुद्दा हमारे पास है, वो मुद्दा हमारे पास है। कोई मुद्दा नहीं है और निर्णय है। कभी बुलडोजर को ले आते, हमारे कुछ और ले आते। अरे भाई इसकी बात करो, हमारे पास यहाँ किसान खुश है, युवा खुश है, महिलाएं खुश है, इनके व्यापारी खुश है, सरकार का प्रमाण है। अभी अक्षय तृतीया बाजारों में रौनक छत्तीसगढ़ की क्या रौनक थी? पूरे देश में रौनक नहीं होगी,
आपके दुलारी के बजाय तो कोई यहाँ की सरकार ने किसानों मजदूरों के पैसा डालने का काम किया है और वही पैसा रोल होकर 2003 में आज परचेसिंग पावर छत्तीसगढ़ में लोगों का बड़ा है, वो इसलिए बड़ा नहीं है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, कर देगा में लोगों का परचेसिंग पावर बड़ा है और बाजारों में रौनक है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में आता है। ठीक है भंसाली जी, आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी पीएम मोदी अमित शाह को कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होना चाहिए, जनता को उससे फायदा होता है। भंसाली जी कैसे काउंटर करेंगे आप? अभी डबल इंजन तो हिमाचल, भाई साहब डबल इंजन तो हिमाचल में भी था, इनके हार गए ना, खत्म हो गई सरकार, इनकी निपट गई। ट्रबल इंजन है वो, डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। अब बारी है कर्नाटक की, कर्नाटक में बुरी तरीके से ये पिटेंगे, इनका डबल इंजन वहां भी गया। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में इनका डबल इंजन है नहीं, राजस्थान में इनका डबल इंजन है नहीं, मध्य प्रदेश में हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, वहां पे भी इनकी डबल इंजन की वो शिवराज मामा की सरकार जाएगी। तो आप ये मान कर चलिए ये डबल इंजन वाला पीछे से धक्का मारे और आगे से खींचे, ये पब्लिक समझ गई। सुंदर समन्वय और सुंदर तालमेल के साथ डबल इंजन की ठीक है, मैं दुबे से आपका रुख करूंगा। दुबे जी, आप कई बार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का वोटर बहुत जागरूक है, वो 2018 में भूपेश बघेल को सीएम बनाता है, 2019 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाता है। कैसे देखते हैं आप इस बार भी 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी या बीजेपी टक्कर देगी? देखिए क्या है, मैं जो कहा था उस पर आज भी अटल हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और पिछली बार जिस चीज को मैंने कहा था ये अच्छा है कि आपको याद है। और देखिए क्या है, बात यह है कि डबल इंजन की सरकार, पिछले जो चुनाव में वो अमित शाह जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि 65+ होना चाहिए। 65+ तो हुआ, वो कांग्रेस के पक्ष में हो गया, और लेकिन फिर वही लोकसभा चुनाव की बारी आई तो वहां पे पूरा परिदृश्य बदल गया, पूरा ऊंट जो है भाजपा की तरफ कन्वर्ट करके बढ़ गया। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि अब की स्थिति कैसे क्या रहेगी, देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी। 2 साल का कोरोना का पीरियड था, उसके बाद भी बहुत आगे बढ़ी। अब ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से उसको वो करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चार जो होना है वो 2023 अभी इसी साल में शुरुआत में जाके दिखा और वो धीरे धीरे शनय बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि जो चुनाव जो है एक तरफा नहीं होगा, बड़े संघर्ष और कशमकश की स्थिति में रहेगा। अब उसका इंतजार आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है राजीव जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार ग्रामीणों को, किसानों को साध रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है 2500 रुपए का, आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? राजीव जी। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी बिल्कुल मुद्दा है। ये 4.5 साल तक भ्रष्टाचार करके एटीएम बनकर दूसरे राज्यों को मदद करने पहुंचे चुनाव में, और आज इनको याद आ रहा है, इनको अभी याद आ रहा है बेरोजगार है, बेरोजगारी नहीं है छत्तीसगढ़, नहीं है, खुल गई, 10% से कम बेरोजगारी है। भाई जो फॉर्म आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता तो ऐसे नहीं होता, उसके लिए नियम बनाए गए और जो पात्र होगा उसको मिलेगा। इनको पूछो इनकी नजर में कोई है क्या, और युवा मोर्चा का कोई लड़का होगा बेरोजगार है, बता दो भाई, फॉर्म भरवा दो, नियम से उनको दिलवा देंगे भत्ता, बाहर निकलते पत्रकारों दिलवा देंगे भत्ता, दिलवा देंगे। ये गोबर भी बेच रहे हैं भाजपा के लोग, 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए किलो लीटर में गौमूत्र भी बेच रहे हैं, 2500 रुपए में दाल भी बेच रहे हैं, आपके बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी ले रहे हैं, और यहाँ पर बैठकर बोलते हैं सरकार जान चुकी है। डरो शराबबंदी के नाम पे भगवान श्री राम से डरो भाई, भगवान श्री राम से डरो। अपराध के नाम पर निकलोगे फिर, अब ये फिर निकलेंगे राम के नाम पर देते बाबा, फिर निकलेंगे। ट्रांसफर उद्योग खोल दिया, तो जनता जान चुकी है कि चुनाव की बेला है, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन घोषणावीर हम तो जो किए हैं, हमने जो कहा था जो किया है और जो किया है उसको लेकर जनता जाएंगे। देना कुछ नहीं है, दे रहे हैं भाई, अरे भाई 2 हाथ से दिया ही दिया है, इन 4.5 सालों में 2 हाथ से दिया ही दिया है। भंसाली जी, अब मेरा सवाल आपसे, भंसाली जी, जब आपने विकास किया है छत्तीसगढ़ का, आपका मॉडल है विकास का, तो आपको बुलडोजर मॉडल से डर क्यों लग रहा है?
बुलडोजर मॉडल से क्यों डर रही है आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? बंसाली जी, कौन सा बुलडोजर? अरे ये इनके पास ना, देखिए इनके पास कोई छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं, तो ये योगी का बुलडोजर की बात छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करो ना, छत्तीसगढ़ की बात करो, छत्तीसगढ़ियों की बात करो। ये बुलडोजर तो आपका उत्तर प्रदेश वाला मामला है। ये यूपी से यदि निकलेगा भी ना तो मध्य प्रदेश से पहले पंजाब और शराब बेचने का काम करते हैं। झारखंड में शराब का मॉडल है। अगर कोई मॉडल की बात करते हैं तो एक ही मॉडल है, शराब से धंधा कैसे करना है। कोरोना के काल में राशन नहीं बांटा, कोरोना के काल में इन्होंने शराब बांटा, तो जनता सब देख रही है। काल में इन्होंने शराब बांटा, ये सब छोड़ो भाई, काल प्रदेश है, शांति व्यवस्था कायम है कि जनता बड़ी सजग है छत्तीसगढ़ की। तो जनता ने देख लिया है कि ये राशन नहीं बांटते, शराब बांटते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। कौन शराब बांटता है? आपकी पार्टी कोई शराब नहीं बांटता। शराब तो ये बांटते थे। 500 करोड़ का राजस्व था, आखिरी था 2003 में। ठीक है, मैं आखिरी सवाल के लिए दुबे साहब के पास जाऊंगा। दुबे जी, आपको क्या लगता है जो डिले हो रहा है आदिवासी आरक्षण का, उसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जो डिले हो रहा है आरक्षण का? दुबे जी, देखिए, जो अभी ज्यादा नहीं, कल या परसों की बात थी कि मतलब सोशल मीडिया में चल गया कि राज्यपाल जी ने विधेयक लौटा दिया आरक्षण का, और वो लौटाया नहीं था। एक तरह तो इस तरह की अफवाहें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है कि इसका नुकसान किसका होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा की, मैं दोनों पार्टियों की तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उन लोगों का जरूर नुकसान हो रहा है जो नौकरी के लिए कतार में लगे हैं, जिनका प्रमोशन होना है, बहुत सारी चीजें हैं। और राजनीतिक भिड़ंत में जो है, मतलब दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, किसी पार्टी में वहां पे जो आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा जाकर फंसा हुआ है और इसका तत्काल में निराकरण के कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, चिन्ह नहीं नजर आ रहे हैं। आपने पूछा था कि महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा, तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो लड़े जाएंगे दोनों तरफ से, उसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ दुबे साहब जुड़े थे रायपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि वो इस बार सत्ता में वापसी करेगी, वहीं कांग्रेस है जो कह रही है कि वो सत्ता में रिपीट करने जा रही है। ऐसे में देखना होगा वोटर किसको वोट करता है, बीजेपी का वोटर बीजेपी को वोट करता है या इस बार वो कांग्रेस के पास जाता है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसने विकास किया है छत्तीसगढ़ का। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।